करते हैं नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड पे, ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ऑफन इन अ सेपरेट ट्रेनिंग फैसिलिटी, मतलब वर्क प्लेस जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे आपको ट्रेन नहीं करा जाता है, दूसरी जगह जाके आपको ट्रेन करा जाता है। सी फर्स्टली इज एग्जाम्पल इज वर्कशॉप एंड सेमिनार। सो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट कॉलेजेस, कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एक नैक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे डू कम टू दे कम एंड विजिट द कॉलेजेस, राइट? सो बिफोर दे डू कम एंड विजिट, सो वहाँ पे वी कैन एक्चुअली कंडक्ट अ वर्कशॉप एंड सेमिनार इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टाफ अपॉन how and which are the things which will be tested. तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंडक्ट एंड इन्फॉर्म देम दैट यू शुड बी डूइंग दिस वे, यू शुड बी डूइंग योर टास्क, यू शुड बी अटेंडिंग दिस पर्सन। तो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम रन कर सकते हैं थ्रू वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, राइट? अब जैसे क्या है, सेमिनार किस पे हो सकता है? सो इफ अ कंपनी इज गोइंग डिजिटल, डिजिटल अगर वो जा रही है, सो ही कैन कंडक्ट अ सेमिनार वेयर, वहाँ पे वो उनका पर्पस क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना दैट यू नो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग अपॉन दिस और वी विल बी वर्किंग दिस वे। फिर कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं जिसमें गैदर करते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, बहुत सारी मेजर कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती है। सो यू गेट टू लर्न अबाउट द मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, so what is happening around the globe, what is happening with different companies, maybe because हम अपने ही ककून में रहते हैं, so we are not aware about those things, but conferences के through we get to know about what are your industry, what is the industry is doing and what and how they are headed. See, industry में कुछ होते हैं इंडस्ट्री लीडर्स, राइट? मैं IL करके लिख रहा हूँ इंडस्ट्री लीडर्स। सो वंस दे एक्वायर अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वे दे आर हेडिंग, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बाकी सब पे दैट यू नो वी ऑल्सो हैव टू इमिटेट और वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी ऑल्सो इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। अब जैसे क्या है, ए आई वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर रीडिंग अबाउट दिस। तो कॉन्फ्रेंसेज होती है इंडस्ट्री की जिसमें नॉलेज शेयरिंग होगी, जिसमें AI का यूज होगा। तो वहाँ पे दे कैन टॉक अबाउट हाउ AI हैज बीन यूजफुल टू देम in their organization and how they are actually trying to incorporate in their daily routine of working. तो उसके बाद हम बात करते हैं ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज, रिमोट लर्निंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट योर employees are actually neck to neck to whatever it's going in the market, whatever is the other competitors employees are. So what you can do is basically provide them e-learning and online courses, so they can learn whenever they want to, right? Because that's the major advantage of online courses. They can learn from whatever place they are, whenever, at what time they want to, right? So whenever you have the free time, you learn it. You actually uh, have the discretion to use it accordingly, right? तो ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। अब इसमें क्या क्या फोकस हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है? फोकसिंग ऑन स्पेशलाइज स्किल्स, मतलब आपको अगर स्पेशलाइज करना है किसी इंसान को, देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज अ बेटर मेथड। एक्सपोजर टू एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंसेस में यू गेट टू नो अबाउट व्हाट आर द अदर इंडस्ट्री डूइंग, सो उसकी जैसे आपको एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल जो हमारे ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज में होता है, बिकॉज अब मेरे पास टाइम, लेट्स सपोज इफ आई हैव टाइमिंग in evening or night, so I'll be preferring that time to learn, right, rather than attending classes from morning to till daytime, and I don't have the free time during that period, right? तो उसकी वजह से it is better that I can learn through online courses where there is flexibility and scheduling। ठीक है, अब बात करते हैं फीडबैक फॉर ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट। सी, हम हमेशा, मैंने बात करी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एक्सपेंसिव। सी दे आर नॉट इनएक्सपेंसिव, दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, वाई? बिकॉज यू नो द सिमुलेशन हैज़ टू बी, सिमुलेशन भी बनाई जाती है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है एंड उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम जब बनाया जाता है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय, वी आर थिंकिंग अबाउट द मासेस दैट वी, द नंबर दैट वी एक्चुअली हायर। तो जब आपको पता है इतने लोग जब आपके पास आते हैं, इतने लोगों को जब आप हायर करते हो,
तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है, एक तो उनको पहले आपको एप्लीकेबल बनाना है टू द मासेस। सेकेंड, यू हैव टू मेक श्योर कि जो नीच जो लोग हैं उनको लिए भी वी कैन मॉडरेट इट अ बिट। ऐसा नहीं है कि दैट दे आर इनफ्लेक्सिबल, दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल, राइट। तो ट्रेनिंग के जो है उनको असेसमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ट्रेनिंग को भी असेसमेंट की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेनिंग जो हमारे इवैल्यूएशन है उसको इम्प्रूव नहीं करोगे देन यू विल बी फेसिंग द इश्यूज। तो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ, फिर कंडक्ट करो ट्रेनिंग प्रोग्राम को, और ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करो, और उसके बाद आप असेसमेंट प्रोवाइड करो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है उस ट्रेनिंग से, आप ट्रेनिंग से अचीव क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करो। तो डिज़ाइन करना, जैसे मैं बोलूँ, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ प्रेटी डिफिकल्ट, इट्स एक्सपेंसिव। अगर मैं बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज करता रहूँगा देन माई कॉस्ट विल गो अप, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं चाहता, राइट। तो वो बहुत स्मार्टली वो ये चाहेगा जो डिज़ाइन करने ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऐसे करे विच लास्ट लॉन्ग, राइट। बिकॉज एज ए सेड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दूँ और वो फॉर एवर के लिए बन जाए, बिकॉज बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है। फिर कंडक्ट कराना है उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, दैट इज देयर। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवैल्यूएशन, कैसे हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, दैट हाउ दे आर परफॉर्मिंग, एंड देन रियलाइजिंग कि एक्चुअली में ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा है या नहीं है, तब उससे पता लगेगा। ठीक है। Right. So next, another important topic that we have to discuss is performance appraisal. पहले क्या बात करते हैं, is a systematic process of evaluating and assessing an employee's job performance in relation to pre-established standards and objectives. So आपने कुछ standards set कर रखे हैं, and then what you're doing is basically evaluating and assessing how they are performing in relation to those standards. ठीक है। मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया that 100 is the target that you have ensure that an employee should be making. अब उसके बाद an employee is actually producing or the making 70 units जो बना रहे हैं टारगेट्स का, तो उसकी वजह से that we can refer that employee is not performing well. ठीक है। why? Because we have set a standard, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही इज नॉट बीन डूइंग वेल, तो उससे हमें पता चलेगा दैट दिस एम्प्लॉई परफॉर्मेंस नीड नॉट टू बी अप्रेज बट रादर बी vilified, where he has to actually learn and make sure that his performance goes back or actually comes up to the desired level. ठीक है। तो it's a systematic process of evaluating and assessing an employee job performance in relation to pre-established standards and objective. अब काफ़ी सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयड है। ठीक है। वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड जो हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज करी जाती हैं, दीज आर लाइक द फेवरेट टॉपिक्स, बहुत बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिंग रेटिंग स्केल। एक रेटिंग स्केल होता है, हमने देखा, आपने देखा है काफ़ी बार कि आप कस्टमर हो आप, इफ़ यू बाय समथिंग, तो आप कस्टमर को जो भी आपका डिलीवरी पार्टनर होता है उसको फीडबैक देना चाहते हो। ठीक है। तो कस्टमर फीडबैक होता है, फ्रॉम वेयर उससे ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सपेक्टिव मिलता है दैट वेदर दिस पर्सन हु वाज एक्चुअली डिलीवरिंग द थिंग performed his duty well or not. First one is graphic rating scale. In this technique, a graphic scale is evaluate an employee's performance based on predefined performance criteria. Typically, a numerical or descriptive scale is used to rate different aspect of performance. तो आपको एक स्केल दे रखा है, 0 जिसमें हम बोलते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस 0 to 10। ठीक है। एक स्केल दे रखा है ग्राफिक रेटिंग स्केल, जिसमें हम पता लगा रहे हैं दैट हाउ द एम्प्लॉय हैज़ बीन परफॉर्मिंग। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, आप किसी होटल में जाओ, इफ़ यू गो टू गुड होटल और गुड कैफे इवन, सो व्हाट दे डू इज़ बेसिकली टूवर्ड्स द एंड वो आपका फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपको सर्विस कैसे लगी, आपको इफ़ यू हैव टू रेट इट आउट ऑफ 10, तो वहाँ पे एक ग्रेड दे रहा है जिसमें परफॉर्मेंस की हम बात करें कि एक एम्प्लॉई कैसे परफॉर्म करा जाता है, तो एक ग्राफिक रेटिंग स्केल बनाया जाता है। ठीक है। राइट। फिर एक सेकेंड मेथड की हम बात करें, दिस इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, दिस इज कॉल्ड एज बार्स। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल और बार्स में। सी बार्स जो है कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स। इट इज यूजेस स्पेसिफिकल बिहेवियर डिस्क्रिप्टर्स टू एंकर परफॉर्मेंस लेवल। अब होता क्या है, इसको वैसे समझ लेते हैं, डेफिनेशन से तो इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा। देखो, बार्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, ग्राफिकल रेटिंग स्केल तो है, जैसे हम 0 to 10 की हम बात करते हैं। ठीक है। अब आपने लेट सपोज
किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इफ यू हैव टू रेट अ नर्स परफॉर्मेंस, नर्स जो है आपकी टेक जो आपका ध्यान रखती है, हैंडल करती हैं आपकी पूरी सिचुएशन को। सो 0 to 10 में उसके बाद ना वहाँ पे ऊपर भी कुछ लिखा होता है कि पुअरली हैंडल्ड, मॉडरेटली बिहेव्ड। तो ऐसे आपको एक बिहेवियरल क्वेश्चन दे रखा है कि सामने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार करा, राइट। इसका दूसरा एग्जांपल जैसे नर्स के अलावा व्हेन एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करता है, ठीक है। कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम को सुलझाता है, सॉल्व करता है, नहीं कर पाता, लेट सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। कस्टमर केयर पे आप फोन करते हो, कस्टमर केयर वाला आपको उस चीज के बारे में डिफरेंट ऑप्शंस बताता है, ठीक है। आप काफी बार होता है, लेट सपोज दैट यू गेट एंग्री अबाउट समथिंग, आप परेशान हो जाते हो, आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिकली बिहेव करने लग जाते हो, ठीक है। तो क्या सामने वाले ने अभी अपना काम और कंपोज छोड़ा, क्या आपसे भी वो बदतमीजी करने लगा? तो उस रिलेटेड कि वो आपसे किस टोन में बात कर रहा था, उसके बिहेवियर को कैसे रेट करोगे, तो यहाँ पे हम बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सर्विस इंडस्ट्री, राइट। सो फॉर सर्विस इंडस्ट्री एम्प्लॉइज वी नीड टू नो how they were behaving with the clients, and how much the customer reacted to the कॉन्वर्जेशन दैट दे हैड, ठीक है। तो सर्विस की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिहेवियर एंकल रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें, रेटिंग स्केल तो है जैसे ग्राफिक रेटिंग स्केल है, 0 to 10 होगा, बट वहां पे हम उनके बिहेवियर जो आपके अकॉर्डिंग आपकी तरफ प्रेफरेंस में रहा है उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर थर्ड मेथड की अगर हम बात करूं, उसमें हम बात करते हैं 360 डिग्री फीडबैक, मतलब फीडबैक सबसे। अब होता है जनरली एम्प्लॉइज थिंक दैट जो हमारे सुपीरियर हैं उन्हीं का फीडबैक मैटर करता है, ठीक है, कि आपके सुपीरियर ने बोल दिया, या फिर आपके जो साथ वाले जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ लेवल पे सेम लेवल पे जो काम करते हैं उनका ही मैटर करता है। नहीं, 360 फीडबैक में व्हाट वी थिंक, वी नीड टू टेक फीडबैक फ्रॉम योर सुपीरियर, योर कलीग्स एंड योर सबॉर्डिनेट्स एज वेल, ठीक है। कलीग्स और पीयर्स एक ही बात है, राइट। तो आपके एक फीडबैक असेसमेंट जो होती है वो 360 मतलब हर तरफ से, ये जो ऐसे एक सर्कल बनता है पूरा 360 फीडबैक है, जिसमें आपके ऊपर जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट है और जो आप खुद हो, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी देना होता है। सो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। आई थिंक दिस इज प्रेटी मच सिंपल, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज अनदर जो हमारा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो आपने क्या है, गोल सेट करना है, मैनेजमेंट को गोल सेट करना है, गोल सेटिंग पॉलिसीज करनी है। अब ये गोल सेटिंग कैसे हो सकती है, ये होती है स्मार्ट, इसको हम स्मार्ट तरीके से करते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, उसके बाद अचीवेबल, फिर उसके बाद रिलेवेंट, और उसके बाद हमारा टाइम बाउंड, ठीक है। तो 5 तरीके का है, मतलब पहले आपको बहुत अपने गोल को बहुत स्पेसिफिक रखना है कि आपका गोल क्या है, ठीक है। आपने स्पेसिफिकली एक गोल रखा, वो मेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली। उसके बाद वो अचीवेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और लास्टली वो टाइम बाउंड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में, जिसमें एक मैनेजमेंट क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करती है, किस तरीके से स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, रिलेवेंट है, उसके बाद हमारा सॉरी अटेनेबल है, फिर रेलेवेंट है, और टाइम बाउंड है कि नहीं, ठीक है। तो अचीवेबल सो फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फॉर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन देन असेस्ड बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव। आपने क्या कर रखा है, सी सिंपल सिंपल अगर मैं एमबीओ बताऊं तो इसमें होता है कि 2 पार्टीज हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक है हमारा एम्प्लॉइज, ठीक है। 2 पार्टीज हैं, ऐसे याद कर लो। इन्होंने मिलके कुछ गोल्स बनाए हैं। अब वो गोल्स को सेट करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है, वो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप समझ गए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और अटेनेबल, और यहाँ पे आर से हमारा रेलेवेंट है और टी से टाइम बाउंड है। जो हमारे गोल्स है, दोनों एक कोलैबोरेशन करके गोल्स बनाते हैं, गोल्स डिफाइन करे जाते हैं और उनको अचीव करा जाता है, उसको हम एमबीए बोला जाता है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपने उन गोल्स को कितना अचीव करा है, जितना हमने उन गोल्स को डिफाइन करा था। दिस इज योर एमबीओ, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड इज प्रेटी मच सिंपल। क्या है, आपको रैंक करना है विच वन परफॉर्म्ड वेल एंड विच
1 दिन, ठीक है। आपको रैंक देनी है सबको, आपने रैंक 1 दे दी, इसको रैंक 2 दे दी, आपने रैंक 3 दे दी। अब इसमें ऑर्डर क्या है, जो फर्स्ट है वो हु हैज परफॉर्म बेस्ट, द सेकंड इज हु सेकंड, मतलब हु हैज परफॉर्म बेटर देन ऑलमोस्ट एवरीवन बट नॉट द फर्स्ट पर्सन। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो आपको एम्प्लॉय को रेट करना, रैंक करना है कि आपके रैंकिंग मेथड में किसको आप फर्स्ट रैंक करोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल रैंक ऑफ्टन विदाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो इसमें थोड़ा बाइसनेस आ सकती है कि आपने किसी को टॉप 1 दे दिया है, क्यों दिया है वहां पे वो बताया नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आपने किसी को रैंक 1 दे रखा है, सो बाइसनेस आ सकती है। सिक्स्थ है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। फोकस ऑन स्पेसिफिक इवेंट और इंसिडेंट दैट हाईलाइट एन एम्प्लॉईज परफॉर्मेंस, ठीक है। दीज इंसिडेंट आर यूज टू ओवरऑल परफॉर्मेंस एसेस करना, ठीक है। अब ये एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दो चीजें हैं क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। लेट सपोज आपके लिए पॉजिटिव क्या है, क्लाइंट की मीटिंग चल रही है एंड कोई जो प्रेजेंटर है वहां पे वो आया नहीं है, जो प्रेजेंटर है जिसको पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन जो है उसे प्रेजेंट करनी है। सो वॉट यू, बिकॉज यू आर एट द जूनियर लेवल, तो आप क्या करते हो, दैट यू आर वेरी वेल वर्स विद द प्रेजेंटेशन, आप गए, आपने वो प्रेजेंटेशन हैंडल कर ली, और उससे क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाएगा, पॉजिटिव इंप्रेशन बन गया। दिस इज व्हाट क्रिटिकल इंसिडेंट, जो उस दिन काम आया, बट वैसे अगर आपकी एक परफॉर्मेंस देखी जाए तो पूरे टाइम नेगेटिव ही रहती है, बेकार रहती है। बट बिकॉज मैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेस करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये जो सारा नेगेटिव है ना इसको इग्नोर कर दूंगा, और जब उस टाइम जब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वो जो मेरे को इंसिडेंट याद आ जाता है, तो मैं आपको एक पॉजिटिव मार्क दे दूंगा। वहीं पे नेगेटिव क्या है, जो जिसको प्रेजेंटेशन देनी थी वो उस दिन आया नहीं, और वैसे थ्रू आउट मे बी ही गॉट सिक, मे बी ही हैज सम इश्यूज, बट ही थ्रू आउट द ईयर ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल। बट उस इंसिडेंट की वजह से मेरे को लगता है दिस इज नॉट अ गुड एम्प्लॉई, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, और ये एक सिर्फ एक क्रिटिकल इंसिडेंट की वजह से एक हाईलाइट बन जाता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं इसको पुअर रेट करूंगा, मतलब अच्छा नहीं बताऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस अप्रेस नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज एक क्रिटिकल इंसिडेंट, एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में बैठ गया दैट on the presentation day this guy came up and actually presented the whole thing, and this guy was absented, but throughout the year this guy was not doing the job up to his mark, and this guy was doing the job up to his mark। तो एक इंसिडेंट की वजह से होता है that we actually cloud our judgment, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जॉब एनालिसिस क्या है, यू नीड टू एनालाइज व्हाट अ जॉब इज। तो बेसिकली दिस इज अ सिस्टम है जिसमें हम बात कर रहे हैं, आप करते क्या हो, गैदर करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, एनालाइज करते हो इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, ठीक है। यू नीड टू एनालाइज अ जॉब, इस जॉब में एक्चुअली में काम क्या है, ठीक है, इस जॉब की ड्यूटीज क्या है, इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस वर्क एनवायरनमेंट में ये काम होता है, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा सिर्फ एनालिसिस में ना वर्ड को देखना, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए कि इस जॉब में परफॉर्म क्या करा जाता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या वर्क एनवायरनमेंट में करी जा सकती है, और क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमें रखना है, ठीक है। मैं ये मेजर टॉपिक जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन कवर करना चाहता हूँ। एनालिसिस में क्या है, यू एनालाइज अ जॉब, इस जॉब में क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस वर्क एनवायरनमेंट में काम करा जा सकता है, तो ये सारी बात हमारी जॉब एनालिसिस में आ जाती है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए, एंड एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस जॉब, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन ऑल्सो नोज एज एम्प्लॉई स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन, इसको याद रखना, ठीक है। क्या बोला जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन इज नोन एज एम्प्लॉई स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन। इससे हम आउटलाइन करते हैं क्या क्वालिफिकेशन, स्किल्स, नॉलेज और एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, ठीक है। एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गई, एबिलिटीज हो गया। अब जॉब एनालिसिस हमने पहले पढ़ लिया, एनालिसिस में क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एनालाइज कर रहे हैं, क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि आपकी कहाँ पे परफॉर्म करा जा सकता है, वर्क एनवायरनमेंट और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब उसी के अंदर हमने जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करी, जहाँ पे आपकी स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एबिलिटीज सारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है, मतलब जे का पार्ट है
जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल एंड एबिलिटीज। अब उसके बाद हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब देखो हमने पढ़ लिया क्या है जॉब एनालिसिस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, एक डिटेल रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब। तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी जो है जॉब एनालिसिस का ही पार्ट बन जाता है, जो पार्ट हमारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रहता है। मतलब अब देखो क्या होता है जब जॉब में डिस्क्रिप्शन, क्या मतलब आपकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या काम करना होगा, किसको रिपोर्ट करना होगा, क्या क्या वर्किंग कंडीशन होंगे, वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा। ये कम्युनिकेशन टूल है बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल भी देखा होगा जिसमें आपकी ड्यूटीज मेंशन होती है, एवरीथिंग, सब की सब चीज़ें मेंशन होती है, क्या क्या काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अब क्या कंपोनेंट होते हैं, सी जॉब टाइटल क्या है, जॉब का टाइटल क्या है, क्या जॉब है एक्चुअली में, जॉब की समरी, कि एक्चुअली में इसमें ओवरव्यू दिया जाता है कि क्या काम कराया जाएगा आपसे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किन को रिपोर्ट करना है, कौन आपके हायरार्की में ऊपर है, पोजिशनल प्लेस इन हायरार्की, क्वालिफिकेशन जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, राइट, सो दैट ब्रिंग्स अप टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। अगर हम बात करें तो आज हमने बहुत सारा काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। वी डिस्कस विद स्टार्टेड विद एचआरएम, व्हाट इज एचआरएम, वी डिस्कस वी एंड देन वी मेंट ऑन एंड मूव्ड ऑन टू कवर्ड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जिसमें हमने पहले फंक्शन में हमने किसके बारे में हमने बात करी थी, हमने फंक्शंस में सबसे पहले बात करी रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बाद हमने किसके बारे में बात करी, उसके बाद हमने बात करी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हमने थर्ड जो पॉइंट है उसके बारे में बात करी, परफॉर्मेंस एनालिसिस, राइट, परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब इसके बाद हमने इसको डिटेलिंग में ट्रेनिंग को पढ़ा, ट्रेनिंग में हमने ऑन द जॉब वर्सेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स दोनों पढ़े, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस के मेथड्स पढ़े, क्या क्या हैं, सारे हमने मेथड्स एक एक करके याद करे। हमारा सबसे पहला है ग्राफिक रेटिंग स्केल, उसके बाद बार्स बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, उसके बाद हमने बात करी रैंकिंग मेथड की, रैंकिंग मेथड के बारे में हमने बात करी, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के हमने बारे में बात करी, ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के बारे में हमने बात करी। ओके, तो हमने बहुत सारे मेथड्स की हमने बात करी, राइट। वन मोर जिसके बारे में हमने बात करी दैट इज 360 डिग्री फीडबैक। तो ये सारे हमारे मेथड्स है जिसमें हमने बारे में बात करी कि क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी टॉक्ड अबाउट जॉब एनालिसिस। फोर्थली जॉब एनालिसिस इसका एक पार्ट होता है जिसमें हमने बात करी जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो स्पेसिफिकेशन को याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, नॉलेज एंड स्किल्स, स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एस फॉर स्किल्स, एस फॉर स्पेसिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस क्या है, इसमें वी टॉक अबाउट जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब स्पेसिफिकेशन एज वेल, वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड योर वर्क एनवायरनमेंट, सारी की सारी चीज़ें हमने जॉब एनालिसिस में बात करी। जॉब स्पेसिफिकेशन में स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आ गया। फिर हमने बात करी जॉब डिस्क्रिप्शन में जिसमें हमने जॉब टाइटल, जॉब समरी, उसके बाद हमने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी हायरार्की रोल के बारे में बात करी, फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक ऑर्डर्स, टू हुम यू हैव टू रिपोर्ट, तो उसके बारे में हमने बात करी। दैट ऑल इज गिवन इन जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये नॉलेज वाइज बहुत बहुत ही आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट एंड बिकॉज इतना सारा कवर करने की, बिकॉज वी हैव टच्ड अपॉन एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज वेल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बहुत टच करी हैं, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इन डिटेल इन डेप्थ अपॉन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन टैलेंट ब्लेजर, यू कैन फाइंड इट ऑन देयर यूट्यूब चैनल, तो वो भी है, वहाँ पे जाके देख लेना, राइट। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एज वेल, ठीक है, राइट। सो as I said, I told you that towards the end of the video, I'll be sharing something very crucial and important for your learning, and that is for your paper one.
right? It is common for all, as we know paper one is common for all. And if you want to make sure that your preparation is going well in the right direction, in the right step, or if you want to start from the learn from the basics, what you can do is basically download UGC Net Essential, claim your free ebook by WhatsApping on this number, right? 98 9873907600, right? तो इसके बारे में हमने बात करी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल बेसिकली व्हाट्सएप करना है, एंड देन यू कैन गेट व्हाट यू बेसिकली वांटेड टू, राइट? तो अगर जो भी आपको चाहिए तो 9873907600 पे जाके आप व्हाट्सएप कर दो, और वहाँ जाके दे विल गिव यू ऑल द ई बुक्स PDF जो भी है फॉर ऑल द 10 यूनिट्स, यू कैन इजीली क्लेम दैट, राइट? तो जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकते हो, राइट? सो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री. मेक श्योर दैट यू grab this opportunity and enhance your learning, right? Now, thank you all for joining, right? I've been saying that this for a while, that as Talent Blazer is being growing, we are basically trying that we actually grow a lot, and that is all being possible because of you, right? So we have there is Talent Blazer YouTube channel, and there is Talent Blazer app on the that is available on the Play Store, right? So the link for the same will be mentioned in the description. So if you haven't downloaded it yet, please download it. And why it is important and crucial for you to download, because Talent Blazer की app पे you can attempt a mock test for free, right? You'll get to know कि क्या है mock test में, क्या क्या ज़रूरी है. Everything will be there. Mock test में आपकी learnings, better answers, if you get a question wrong, आपको एजुकेट करा जाएगा, ना कि सिंपल सिर्फ एक आंसर बता दिया जाएगा. रीजनिंग दी जाएगी बिहाइंड दैट आंसर. एंड थैंक यू ऑल फॉर द लव दैट यू हैव बीन गिविंग. वी हैव बीन रेटेड वेल on the Play Store. 4.8 is an incredible rating. So thank you all for that. And those who haven't downloaded the Play Store app from the Play Store, do it, and you love that app, and definitely leave a rating for it as well, right? So thank you all for uh, watching the video till the end. Like the video if you like the content that we are making. Subscribe to the channel if you are new here, and share this video with your friends so that they also get notified for the same, right? So subscribe, share, and like, and definitely share this video with your friends. And thank you all for joining. I'll meet you in the next class.